नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्स क्या होता है पता है ना तुम्हें? हाँ। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called synapse। हमने देखा था कि फर्स्ट न्यूरॉन जो है, फर्स्ट न्यूरॉन का जो बिल्कुल आखिर वाला पार्ट होगा, है ना, एक्सॉन की एंडिंग जो होगी या एक्सॉन टर्मिनल जो होगा वो, और अगला न्यूरॉन जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके होंगे डेंड्राइट्स। उनके बीच में जो जंक्शन बन गया उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और साइनेप्स का एक और नाम बताया था तुम्हें, बताना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन का जो मिलने वाला पार्ट है, जो जंक्शन वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या साइनेप्स, ठीक है। तो नर्व जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है एक जंक्शन के थ्रू, और उस जंक्शन का नाम क्या है? साइनेप्स। जंक्शन का नाम क्या है? साइनेप्स। So a synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron and a postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft, ठीक है। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट वाला न्यूरॉन है, ठीक है, इसके आगे जब तुम्हारा सेकंड वाला न्यूरॉन आएगा तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बना उस जंक्शन का नाम क्या है? साइनेप्स। जंक्शन का नाम क्या है? साइनेप्स। अब साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन कौन सा है? ये है ना, ये साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन, और पहले के लिए वर्ड यूज करते हैं प्री। क्या यूज करते हैं? प्री। तो साइनेप्स से पहले का जो न्यूरॉन है उसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और साइनेप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन, इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इन दोनों न्यूरॉन में जहाँ पे ये मिल रहे हैं, जो जंक्शन है, यहाँ पे एक गैप प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। गैप का नाम क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के। एक तो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक है केमिकल साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा है केमिकल साइनेप्स। अब पहले इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करते हैं। At electrical synapse, the membranes of pre and post synaptic neuron are in very close proximity। अब अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है तो वहां पे क्या होगा कि जो फर्स्ट न्यूरॉन है और सेकंड न्यूरॉन है वो बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। तो क्या वहां पे बीच में गैप होगा? बीच में गैप नहीं है। तो क्या इनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होगा। इन दोनों के बीच के गैप को ही हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट है, ठीक है। Electrical current can flow directly from one neuron into another across these synapses। अब यहाँ पे बीच में गैप प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में क्या होगा? सिग्नल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon। जैसे एक एक्सॉन में इंपल्स का कंडक्शन हमने देखा था। इंपल्स का कंडक्शन हमने किस किस स्टेज में देखा था? पहले थी पोलराइज्ड स्टेट, है ना। पोलराइज्ड स्टेट के बाद थी डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट के बाद थी डीपोलराइज्ड स्टेट। तो जैसे एक्सॉन में कंडक्शन होता है कि पहले सिग्नल ए के पास आया, ए से बी के पास, बी से सी के पास, जैसे एक्सॉन में कंडक्शन हो रहा था उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में भी क्या होगा? कंडक्शन होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than across a chemical synapse। अब केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में से फास्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल वाला। फास्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम, लेकिन जो भी अच्छी चीज होती है वो तो हमारी बॉडी में है ही नहीं, है ना। इलेक्ट्रिकल सिस्टम फास्ट है तो वो हमारी बॉडी में बहुत कम मिलता है। कौन है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में फास्ट कौन सा है? इलेक्ट्रिकल। लेकिन इलेक्ट्रिकल हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं मिलता, रेयरली मिलेगा, ठीक है। फास्ट कौन सा है दोनों में से? इलेक्ट्रिकल। क्या साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा इलेक्ट्रिकल में? नहीं होगा। दो न्यूरॉन के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं केमिकल साइनेप्स की। जिसको इलेक्ट्रिकल आ गया उसको केमिकल भी इजीली आ जाएगा।
केमिकल साइनेप्स में क्या होगा कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उनके बीच में प्रेजेंट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? एक ऐसी खाली जगह है जिसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। तो केमिकल साइनेप्स में क्या होगा कि ये है तुम्हारा फर्स्ट वाला न्यूरॉन यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इनके बीच में गैप प्रेजेंट है, गैप को हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ऐसी खाली जगह जिसमें भरा हुआ है फ्लूइड। डू यू नो हाउ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इंपल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन? अब यहाँ पे इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है वो हमें देखना है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स का कंडक्शन कैसे होगा? जैसे हमने एक्सॉन में देखा था कि ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, यूं ही कंडक्शन होगा इंपल्स का। पर यहाँ पे केमिकल साइनेप्स में ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस एट दीज साइनेप्सेस। यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफर करने का काम है न्यूरोट्रांसमीटर का। किसका काम है? न्यूरोट्रांसमीटर का। और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं केमिकल्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल्स। तो केमिकल साइनेप्स में नाम से ही पता चल रहा है सिग्नल ट्रांसमिट कौन कराएगा? केमिकल। और उन केमिकल्स का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। द एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल मतलब एक्सॉन की एंडिंग, उसके पास प्रेजेंट है वेसिकल्स। क्या प्रेजेंट है? वेसिकल। वेसिकल तुम्हें बताया हुआ है कई बार, क्या है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, और उसके अंदर जो भी हमें ट्रांसफर करना है वो भरा हुआ होता है। तो जो तुम्हारा एक्सॉन का टर्मिनल है, जो एक्सॉन का एंड है, वहां पे प्रेजेंट है वेसिकल। और वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी कोई इंपल्स आएगा, इंपल्स का एक और नाम क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल। जब भी कोई इंपल्स आएगा एक्सॉन, तो वो इंपल्स जाएगा कहां पर? एक्सॉन टर्मिनल पर, है ना। इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जब भी क्या होगा कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल अगर आया है बाहर से, तो वो एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से ये वेसिकल्स मूव करेंगे मेम्ब्रेन की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे? मेम्ब्रेन की तरफ। और वहां पे जो भी इनके अंदर भरा हुआ था, क्या भरा हुआ वेसिकल्स के अंदर? न्यूरोट्रांसमीटर। उन न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिलीज कर देंगे। जो खाली जगह थी, क्या था उसका नाम? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में उसको रिलीज कर देंगे। द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं अगले न्यूरॉन पे, यानी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल्स अलोइंग द एंट्री ऑफ आयंस व्हिच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग की वजह से क्या होगा कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां पे आयन चैनल्स खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे? आयन चैनल्स खुल जाएंगे। आयन चैनल खुल गए तो अब आयंस की एंट्री हो जाएगी वहां पे, ठीक है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड में भी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अब यहाँ पे जो ये नया पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ये या तो एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। एक्साइटेटरी मतलब या तो कोई एक्साइट करेगा या फिर किसी चीज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। हुआ क्या कि जैसे कोई भी एक एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स आया, ठीक है। ये है तुम्हारे पास एक्सॉन की एंडिंग। ये क्या है? एक्सॉन की एंडिंग, ठीक है। अब इसी के नीचे प्रेजेंट होगा दूसरा न्यूरॉन, है ना। दूसरे न्यूरॉन के होंगे यहाँ पे डेंड्राइट्स। क्या होंगे यहाँ पे? डेंड्राइट्स होंगे दूसरे न्यूरॉन के, ठीक है। अब यहाँ पे खाली जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो खाली जगह सिर्फ प्रेजेंट है केमिकल साइनेप्स में। किसमें प्रेजेंट है? केमिकल साइनेप्स में। साइनेप्स मतलब जंक्शन। इन दोनों का ये जो जंक्शन है इसको बोलेंगे साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ ये जो खाली जगह प्रेजेंट है इसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब हुआ क्या कि फर्स्ट जो तुम्हारा न्यूरॉन था, उस न्यूरॉन के पास आया एक एक्शन पोटेंशियल। क्या आया? एक्शन पोटेंशियल। उस एक्शन पोटेंशियल को कलेक्ट किया होगा डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने उसको डाला होगा सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी उसको लेके गई आगे एक्सॉन के पास। एक्सॉन से वो आया एक्सॉन एंडिंग पर, ठीक है। अब एक्सॉन एंडिंग में यहाँ तुम्हारे पास प्रेजेंट है वेसिकल। क्या प्रेजेंट है? वेसिकल। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब जब यहाँ पे सिग्नल आया तो ये वेसिकल मूव करेंगे। किसकी तरफ मूव करेंगे? मेम्ब्रेन की तरफ।
वेसिकल मूव करेंगे किसकी तरफ? मेम्ब्रेन की तरफ। यहाँ वेसिकल्स मूव की और वेसिकल्स यहाँ पे आके अपना कंटेंट रिलीज कर देंगे। क्या था इनका कंटेंट? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या था इनका कंटेंट? न्यूरोट्रांसमीटर। इन्होंने अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो छोड़ दिया। किसमें छोड़ दिया? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, है ना। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट कर लेगा अगला न्यूरॉन। कौन एक्सेप्ट कर लेगा? अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो सिग्नल फर्स्ट न्यूरॉन के पास आया था, अब वो सिग्नल सेकंड न्यूरॉन के पास पहुंच गया। ठीक है, अब इस सेकंड न्यूरॉन के पास आ गया सिग्नल। ये सिग्नल आने की वजह से क्या होगा कि इस न्यूरॉन के अंदर खुल जाएंगे आयन चैनल्स। क्या खुल जाएंगे? आयन चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक है, आयन चैनल्स खुलने की वजह से क्या होगा? क्या देखा हमने कि ये जो सेकंड न्यूरॉन है इसके पास आ गया एक्शन पोटेंशियल, है ना। इसके थ्रू आया न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। इसके आने की वजह से इस न्यूरॉन के अंदर अब खुल जाएंगे आयन चैनल। आयन चैनल क्यों खुले? क्योंकि जब भी बाहर से कोई सिग्नल आता है तो बाहर से सिग्नल आने की वजह से वहां पे पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जनरली मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। अब एक्शन पोटेंशियल आया तो वो -70 मिलीवोल्ट चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो गया तो अब आयन चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक है, आयन चैनल खुल गया मतलब यहाँ पे एक नया एक्शन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब ये जो नया सिग्नल आया है इस न्यूरॉन के पास, ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। मतलब कोई ना कोई एक्साइटेशन भी करा सकता है यहाँ पे या फिर इनहिबिशन भी करा सकता है। ठीक है, तो क्या देखा भैया आज हमने? सबसे पहले था हमारे पास जंक्शन, है ना। जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनप्स। जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनप्स। साइनप्स का एक और नाम क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साइनप्स का एक और नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये जो साइनप्स है, ये साइनप्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। साइनप्स कितने टाइप का? दो टाइप का। एक तो था इलेक्ट्रिकल साइनप्स और एक था केमिकल साइनप्स। इलेक्ट्रिकल जो साइनप्स और केमिकल है, इन दोनों में फास्ट कौन है? इलेक्ट्रिकल। पर हमारी बॉडी में ज्यादा कौन मिलता है? केमिकल। इलेक्ट्रिकल हमारी बॉडी में रेयरली ही मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनप्स के अंदर जो इम्पल्स, अच्छा इलेक्ट्रिकल साइनप्स में क्या स्पेस प्रेजेंट होगा? जंक्शन में नहीं होगा, स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो एब्सेंट है, लेकिन केमिकल साइनप्स में ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल साइनप्स है उसमें कंडक्शन कैसे होता है इम्पल्स का? जैसे एक्सोन में हो रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम केमिकल साइनप्स की बात करें तो इसमें इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होगा कि पहले एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, फिर वो गया नर्व एंडिंग तक। ठीक है, वहां पे जाके प्रेजेंट थे तुम्हारे वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट था न्यूरोट्रांसमीटर। यानी यहाँ पे किसका रोल आता है? न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं केमिकल्स। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पास। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये अगले न्यूरॉन में चले जाते हैं। अगले न्यूरॉन में जाने के बाद वहां पे खुल जाएंगे आयन चैनल्स। ठीक है, और ये जो सिग्नल गया है अगले न्यूरॉन के पास, ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। हाय टू ऑल। इस चैप्टर में पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका कुछ पोर्शन मैं अपलोड नहीं कर पाई और अब वो वीडियो डिलीट हो गई है। सो आज हम ये तीनों टॉपिक करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। ह्यूमंस के अंदर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, और वो प्रेजेंट होंगे थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पे। ठीक है, वन पेयर ईच इन द 2 lobes ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। अब जब हमने थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा था ना, तो थायरॉयड ग्लैंड की हमने लोकेशन देखी थी कि हमारी ट्रैकिया है और ट्रैकिया में दोनों साइड एक एक लोब प्रेजेंट है। उन लोब का नाम हमने दिया था थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो ट्रैकिया के दोनों साइड पे हमारे पास एक एक लोब है जिसको हम थायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। अब हमें ट्रैकिया को बैक साइड से देखना है। जब हम ट्रैकिया को बैक साइड से देखेंगे तो ये थायरॉयड ग्लैंड भी हमें बैक साइड से दिखेंगे। अब इन थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होते पैराथायरॉयड ग्लैंड। जैसे ये अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, अब जो ये वाला डायग्राम देखो, इसमें ये हमारी ट्रैकिया है। ट्रैकिया पे दोनों साइड एक एक लोब प्रेजेंट है जिसको हमने थायरॉयड ग्लैंड बोला था।
उसके बाद अगर हम दूसरा डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हम ट्रैकिया को बैक साइड से देख रहे हैं, तो हमें थायराइड ग्लैंड का भी बैक साइड दिख रहा है। अब थायराइड ग्लैंड के बस एक लोब को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक लोब के ऊपर 2 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट हैं, तो टोटल 2 लोब है हमारे पास, तो टोटल पैराथायराइड ग्लैंड का नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है, तो पहले तो हमें पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन ध्यान रखनी होगी। पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है कि ये थायराइड ग्लैंड जो है उसके बैक साइड में प्रेजेंट होता है। नंबर कितना होगा पैराथायराइड ग्लैंड का? 4। ठीक है, एक लोब में, थायराइड ग्लैंड के एक लोब में कितने पैराथायराइड ग्लैंड होंगे? 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। उसके बाद है कि पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन, और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन। वेरी सिंपल, पैराथायराइड ग्लैंड है तो पैराथायराइड हार्मोन ही सिक्रीट करेगा, बट मेन बात हमें ध्यान रखनी कि इसको हम PTH बोलेंगे, क्योंकि वो पैराथायराइड हार्मोन ना देके सिर्फ PTH भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी हार्मोन्स की इस तरीके से कैटेगरी दी हुई है उसको आप अपनी एनसीईआरटी में अलग से लिख लो। तो पैराथायराइड हार्मोन है एक पेप्टाइड हार्मोन। उसके बाद जो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन है उसको रेगुलेट कौन करेगा, कि कितना सिक्रीट करना है, सिक्रीट करना भी है या नहीं करना, ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज़ डिसाइडेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन। जो कैल्शियम आयन है हमारी बॉडी में वो डिसाइड करेगा कि पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कराना है या नहीं कराना, या कितना कराना है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में टोटल 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड है, तो टोटल पैराथायराइड ग्लैंड का नंबर हो गया 4। ठीक है, उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड जैसा नाम वैसा ही काम, ये पैराथायराइड हार्मोन ही सिक्रीट करेगा जिसको हम PTH बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन है इसको रेगुलेट किया जाता है बाय कैल्शियम आयन। उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन जो है ये इंक्रीज़ कर देता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करने का काम किसका है? पैराथायराइड हार्मोन का। अब हम जैसे कि नॉर्मली बोलते रहते हैं कि अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम कम है तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, तो वहीं से आप एसोशिएट करके याद रखिए कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ये एक्ट करेगा बोन्स के ऊपर और स्टिमुलेट करेगा बोन रीजॉर्प्शन को। अब बोन रीजॉर्प्शन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि वहाँ जैसे हम कहते नहीं कि इसकी हड्डियाँ गलनी शुरू हो गई हैं, है ना, या हड्डियों में मिनरल्स नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएगा? डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा। तो पैराथायराइड हार्मोन किस पे काम करेगा? बोन्स पे काम करेगा, और बोन्स पे काम करके ये स्टिमुलेट करता है बोन रीजॉर्प्शन को, जिसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। अब थर्ड काम आता है पैराथायराइड हार्मोन का कि ये स्टिमुलेट करता है री absorption of calcium ion by the renal tubules and increases calcium ion absorption from the digested food। अब पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है? हमारी किडनी में, नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल को बोलेगा कि तू क्या कर, रीअब्जॉर्प्शन कर ले कैल्शियम आयन का। ठीक है, हमारा जो यूरिन है मान लो उसके अंदर हमारा कैल्शियम आयन चला गया था, तो अब कैल्शियम आयन अगर हमारे काम का है तो हम क्या करेंगे? उस यूरिन में से कैल्शियम आयन को वापस निकाल लेंगे। यूरिन में से कैल्शियम आयन को वापस निकालने का काम किसका होगा? रीनल ट्यूब्यूल का। और रीनल ट्यूब्यूल को ये ऑर्डर कौन देगा? पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, दूसरा पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? ये डाइजेस्टेड फूड जो है, जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया है, वहाँ से कैल्शियम आयन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन एक तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से कैल्शियम आयन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, दूसरा ये रीनल ट्यूब्यूल को बोलेगा कि हमारे यूरिन में जो भी कैल्शियम आयन है उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लो। मतलब देखो इसका काम क्या है कि हमारे ब्लड में इसने कैल्शियम आयन को बढ़ाना है। वो कैल्शियम आयन ये कैसे बढ़ाएगा कि जो हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया वो खाना अगर हमारी बॉडी से बाहर निकल गया और उसके अंदर कैल्शियम था तो हमारा कैल्शियम तो वेस्ट हो जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम आयन बचेगा नहीं। तो ये क्या करेगा? जो भी खाना डाइजेस्ट हो गया उसमें से कैल्शियम आयन निकाल लेगा। जो भी हमारा यूरिन है वो बॉडी में बाहर कैल्शियम आयन को ना ले जाए, तो यूरिन से भी कैल्शियम आयन को निकाल लेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा? हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को बढ़ा देगा। 2 तरीके से बढ़ा सकता है।
एक तो यूरिन में से निकाल के, और वो ऑर्डर ये देगा रेनल ट्यूब्यूल को इस काम का, और दूसरा ये डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम आयन को निकाल लेता है। देन उसके बाद इट इज़ दस क्लियर दैट पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। जहाँ भी हाइपर वर्ड आए ना, हाइपर का मतलब होता है बढ़ाना, कैल्सियमिक मतलब कैल्शियम, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, इसीलिए हम पैराथायरॉयड हार्मोन को बोलते हैं हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। उसके बाद क्यों बोला हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को ये बढ़ा रहा है। उसके बाद अलॉन्ग विद टीसीटी, टीसीटी क्या था हमने देखा था, थायरोकैल्सिटोनिन क्या होता है, टीसीटी होता है, ठीक है, जब हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा तब देखा था ये हमने। अब टीसीटी के साथ मिलके ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस में, बॉडी में कैल्शियम बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस बना रहे, ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो, तो उसके लिए दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से और एक आता है थायराइड ग्लैंड से। पैराथायरॉयड ग्लैंड से आने वाला पैराथायरो हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एंड जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वहाँ से आने वाला थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी। देखो हम पढ़ रहे हैं, देखो हम देख रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का सबसे पहले तो हमें नंबर देखना है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर कितना होता है? 4। पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर 4 क्यों है? क्योंकि देखो ये है हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया में आगे की साइड ऐसे करके हमारा थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पर हमें आगे की साइड नहीं देखना, अब हमें ट्रैकिया का बैक साइड देखना है। जब हमने ट्रैकिया का बैक साइड देखा तो इस तरीके से हमें ये थायरॉयड ग्लैंड दिखाई दिए। अब ये जो थायरॉयड ग्लैंड है, एक थायरॉयड ग्लैंड के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते टोटल 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इस थायरॉयड ग्लैंड में भी, थायरॉयड ग्लैंड के लोब में भी क्या प्रेजेंट होंगे? 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर कितना हो गया? 4। लोकेशन क्या हो गई? ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद हमने क्या देखा? अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसको हम क्या बोलेंगे? पीटीएच, ठीक है। यहाँ से इनिशियल्स उठा लिए इसके, पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन हम इसको बोलेंगे। उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसको जो इसका सिक्रीशन है उसको कौन रेगुलेट करेगा? जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन है वो रेगुलेट करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन को। अब हमें पैराथायरॉयड हार्मोन के काम देखने हैं। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका पहला काम क्या है कि ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ा देता है। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को कैसे बढ़ाएगा? पहला तो ये रीनल ट्यूब्यूल को बोलेगा कि जो भी यूरिन है उसमें से कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कर लो, ठीक है। क्या कर लो? रीअब्जॉर्प्शन कर लो। दूसरा, ये जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड से अब्जॉर्ब कर लेगा। किसको अब्जॉर्ब कर लेगा? कैल्शियम आयन को अब्जॉर्ब कराने के सिग्नल्स देगा। तो इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन ये बढ़ा देगा। इसीलिए हम पैराथायरॉयड हार्मोन को बोलते हैं हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सियमिक क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ा रहा है। दूसरा काम इसका क्या था कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये हमारी बोन्स पे काम करता है। अगर ये हमारी बोन्स पे काम कर रहा है तो ये बोन पे क्या कराएगा? ये कराएगा वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन, ठीक है। डीमिनरलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं बोन रीजॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या कराएगा? बोन रीजॉर्प्शन कराएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ही हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये थायरोकैल्सिटोनिन दैट इज़ टीसीटी, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन यानी टीसीटी के साथ मिलके क्या करेगा? ये हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसका बैलेंस बनवाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम आयन का बैलेंस हमारी बॉडी में कौन बनवाएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। किसके साथ मिलके? थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके। अब नेक्स्ट हमें देखना है थाइमस। देखो थाइमस ग्लैंड जो है ना ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये लोकेटेड है बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। इस पूरे चैप्टर में अगर किसी की लोकेशन हम भूल सकते हैं
तो वो है थाइमस की लोकेशन। ठीक है, थाइमस की लोकेशन क्या है? पहली बात, हार्ट के अंदर जो हमारी ऑर्टा प्रेजेंट होती है ये उस ऑर्टा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। दूसरा, ये जो हमारी स्टर्नम होती है उस स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है। तीसरा, ये हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो थाइमस पहली बात तो एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। दूसरा, थाइमस की लोकेशन क्या होगी? ये हमारे लंग्स के बीच में, हमारी स्टर्नम के पीछे और हमारी ऑर्टा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद थाइमस जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होगा वो डिसाइड किया जाता है बाय थाइमस। ठीक है, एक मेजर रोल है इसका, और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं, पर इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में मेजर रोल किसका है? थाइमस का। अब ये जो ग्लैंड है, जो थाइमस ग्लैंड है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन थाइमोसिन। ठीक है, तो थाइमोसिन कौन से ग्लैंड से आते हैं? थाइमोसिन आते हैं थाइमस से। अब थाइमोसिन कैसे हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद थाइमोसिन जो है वो प्ले करते हैं मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं उसके डिफरेंशिएशन में कौन, तो जो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? बिकॉज ऑफ थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से आते हैं? थाइमस से आते हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? ये हमें प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है ये हमें 12th क्लास में समझ आता है। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे जब कोरोना आया था तो हम सब इम्यूनिटी की बात करते थे कि इस इंसान की इम्यूनिटी कम है, इस इंसान की इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी वायरस आया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। जैसे कोरोना अगर आया था हमारी बॉडी में तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। अब उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास पावर है, उस पावर को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो बाहर से बीमारी आती है उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो पावर है, हमारी बॉडी के पास जो पावर है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये पावर दो टाइप की है, ये इम्यूनिटी दो टाइप की है। एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको CMI बोलते हैं, और एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें कौन देते हैं? टी लिम्फोसाइट्स देते हैं। अब बात करेंगे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी की। तो इन एडिशन थाइमोसिन्स ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब देखो, एक तो थाइमोसिन हार्मोन जो है वो डिफ्रेंशिएशन कराता है हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स का। मतलब हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स कौन बनवा रहा है? थाइमोसिन बनवा रहा है। दूसरा, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनवाने का काम है वो भी किसका है? थाइमोसिन का। मतलब थाइमोसिन एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, कि एंटीबॉडी बन रही है उसके प्रोडक्शन को प्रमोट कौन करेगा? थाइमोसिन हार्मोन प्रमोट करेगा। अब जो ये एंटीबॉडी है ये क्या है? जैसे मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में बाहर से कोरोना आया तो कोरोना को हम बोलेंगे एंटीजन। हम कोरोना से लड़ने के लिए, उस एंटीजन से लड़ने के लिए जो चीज़ हमारी बॉडी बनाएगी उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो बाहर से जो एंटीजन आया, जो बीमारी आई, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी ने जो चीज़ तैयार की है उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी हमें देती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो एंटीबॉडी से हमें कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी कितने टाइप की? दो टाइप की, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमें कौन देगा? टी लिम्फोसाइट्स देंगे, और टी लिम्फोसाइट्स का डिफ्रेंशिएशन कराएगा थाइमोसिन हार्मोन, और थाइमोसिन हार्मोन आता है थाइमस से। उसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी हमें मिलती है एंटीबॉडीज से, और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है थाइमोसिन हार्मोन, जो अगेन आता है कहाँ से? थाइमस से। ठीक है, अब थाइमस जो है वो जो जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनके अंदर बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी अटैक करती हैं। बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां क्यों अटैक करती हैं? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक क्यों हो जाता है उनका? क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो ओल्ड इंडिविजुअल होते हैं, उनका जो थाइमस है वो डीजनरेट हो जाता है। धीरे धीरे वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है उनका थाइमस, जिसकी वजह से अब थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा उतना, है ना, क्योंकि थाइमोसिन कहाँ से आ रहा है? थाइमस से। तो थाइमोसिन अब उतना नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाता है। थाइमोसिन अगर कम होगा तो टी लिम्फोसाइट्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन अब प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो रिजल्ट क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स उनका बहुत वीक हो जाएगा। तो अभी हमने कौन सा ग्लैंड देखा? हमने देखा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड है हमारे पास, पहली बात तो ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो है ये ऑर्टा के कौन से साइड में प्रेजेंट है?
ऑर्टा के ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। दूसरा, अगर हम लंग्स की बात करें तो थाइमस जो है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, इन बिटवीन लंग्स। अब तीसरा, अगर हम स्टर्नम के अकॉर्डिंग देखें तो थाइमस जो है वो स्टर्नम के बिहाइंड यानी स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है। ये हमने थाइमस की लोकेशन देख ली। अब थाइमस ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन सिक्रेट करता है उस हार्मोन का नाम क्या होगा? थाइमोसिन, ठीक है। हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन। और थाइमोसिन किस टाइप का हार्मोन है? थाइमोसिन है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। थाइमोसिन कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो थाइमोसिन हार्मोन हमने देखा, इस थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या है? देखो, ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है। तो ये हमें दो टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। पहली है CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें वो ये कैसे देगा हमें? जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, वो टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करा देता है, और टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। दूसरा, जो थाइमोसिन हार्मोन है ये एंटीबॉडीज़ को ऐसे AB से लिखते हैं हम, तो ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमें मिलती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। अगर हम बात करें ओल्ड इंडिविजुअल्स की, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें, तो उनके अंदर क्या होगा कि थाइमस जो है उनका वो डीजनरेट हो जाता है। अगर उनका थाइमस डीजनरेट हो गया तो उसकी वजह से उनके अंदर जो थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? उनमें कम हो जाएगा। थाइमोसिन हार्मोन का लेवल अगर उनके अंदर कम हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो उनका इम्यून सिस्टम है, जो उनका इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड का थोड़ा सा ही पोर्शन छूटा हुआ है तो बस वही करना है हमें। तो देखो, हमारी बॉडी जो है उसके पास 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स है। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं ये लेक्चर्स में कि जैसे हमारे पास 2 किडनी है, वो जो किडनी है ना, उसके किडनी का एंटीरियर पार्ट जो होगा, एंटीरियर कौन सा होता है? आगे वाला। पोस्टीरियर होता है पीछे वाला। जैसे ये हमारी किडनी है, अब इस किडनी के अंदर जो एंटीरियर पार्ट है, इस एंटीरियर पार्ट के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका नंबर कितना होगा? हमारे अंदर 2 हो जाएगा, और एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, ठीक है। 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड हो जाएंगे। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसके अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। जो टिश्यू बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। हमेशा ध्यान रखना, मेडुला वर्ड बीच के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और कॉर्टेक्स वर्ड पेरीफेरी यानी किनारों के लिए यूज़ होता है। तो जो टिश्यू सेंटर में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एड्रिनल मेडुला, और जो टिश्यू आउटसाइड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ से देखो, एड्रिनल ग्लैंड ये दिखाया हुआ है, सेंटर में जो टिश्यू है वो एड्रिनल मेडुला है, और आउटर साइड पे जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एड्रिनल ग्लैंड जो उसका नंबर 2 है, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होगा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड का नंबर 2 हो गया। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड जो है वो 2 टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, सेंटर वाला एड्रिनल मेडुला और आउटर साइड वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा। अब पहले हम एड्रिनल मेडुला पढ़ेंगे, उसके बाद हम एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये है हमारी न्यू NCERT। तो न्यू NCERT के अंदर एक डिज़ीज़ नहीं दी हुई है, उस डिज़ीज़ का नाम है एडिसन्स डिज़ीज़। अब एडिसन्स डिज़ीज़ क्या होती है? देखो, हमारे पास है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हॉर्मोन्स अगर जितने आने चाहिए उतने नहीं आ रहे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन अगर कम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें हो जाती है एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। तो एडिसन डिजीज़ किसकी वजह से होती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन्स अगर कम आ रहे हैं तो कौन सी बीमारी होगी? एडिसन्स डिजीज़ होगी। अब एडिसन्स डिजीज़ में होता क्या क्या है वो हम देखें। देखो, ये पुरानी NCERT की फ़ोटो है, इफ़ इज़ इट विजिबल। तो एडिसन्स डिजीज़ में क्या बोला गया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन्स का अगर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं आ रहे, अगर वो बहुत कम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें हो जाती है एडिसन्स डिजीज़। अब एडिसन्स डिजीज़ में क्या क्या हो सकता है? पहली बात, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर हो जाएगा। ऑल्टर मतलब वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में आ जाएगी एक्यूट वीकनेस और फटीग, ठीक है, मतलब थकावट होने लगेगी। तो
क्या हुआ, एडिसन्स डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हॉर्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ होगी, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा, जिससे एक्यूट वीकनेस आ जाएगी और फटीग हम फील करेंगे। ठीक है, ये थी एडिसन्स डिजीज़। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि एडिसन्स डिजीज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, एड्रिनल मेडुला से रिलेटेड नहीं है। अब एड्रिनल मेडुला का देखना है हमें। एड्रिनल मेडुला से ना 2 हार्मोन आते हैं। एड्रिनल मेडुला के बारे में सब बहुत ईज़ी है। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन आएंगे। पहला हार्मोन है एड्रिनलिन, दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रिनलिन। अब एड्रिनलिन जो है, इसी का एक और नाम है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रिनलिन का एक और नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। वेरी इजी। जो हमारा एड्रिनल मेडुला है, वहाँ से 2 हार्मोन आ रहे हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का एक और नाम एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन का एक और नाम नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये जो हार्मोन है, इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं कैटिकोलामाइंस, ठीक है, या कैटिचोलामाइंस, जो भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे ये 2 हार्मोन हमने देखे, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, इनको हम एक साथ क्या बोलेंगे, कैटिकोलामाइंस बोलेंगे। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है, ये रैपिडली सिक्रीट होंगे इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। अगर हमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, या अगर हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, जैसे हमें शॉक लग गया या कुत्ता पीछे पड़ गया, कुछ भी हो गया, ऐसे कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में रिलीज होंगे इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ अ फ्लाइट या फाइट। ठीक है, कि या तो आप फ्लाइट कर जाओ, मतलब भाग जाओ, या आप फाइट करो। जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आप उसके साथ फाइट करो, दूसरा ऑप्शन है कि आप वहाँ से भाग जाओ। ठीक है, तो ये जो फ्लाइट या फाइट हार्मोन है, इनको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में किसी भी तरीके के स्ट्रेस या इमरजेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन कौन से हैं? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। अभी ये जो हार्मोन है, ये क्या करेंगे, जैसे हम खुद इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास, कि इन हार्मोन्स की वजह से हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है। ठीक है, पहली बात तो अलर्टनेस बढ़ गई, दूसरा क्या होगा, प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा। मतलब प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल हमारी आई में प्रेजेंट होता है ना, वो डायलेट हो जाएगा। जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो हम ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाते हैं ना, तो हमारा प्यूपिल क्या हो गया, डायलेट हो गया, हमारी अलर्टनेस बढ़ गई। तीसरा क्या हो जाएगा, पिलो इरेक्शन हो जाएगा। मतलब हम कहते नहीं, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी सिचुएशन थी, तो उसको क्या बोलेंगे, पिलो इरेक्शन, यानी रेजिंग ऑफ हेयर्स। नेक्स्ट लास्ट क्या होगा, स्वेटिंग हो जाएगी। ठीक है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो हमें इमरजेंसी हार्मोन या फ्लाइट या फाइट हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। और जब ये हार्मोन हमारी बॉडी में आएंगे, तो पहला क्या होगा कि हमें हमारी अलर्टनेस बढ़ जाएगी, हमारा प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाएगा, हमारे स्वेटिंग होने लग जाएगी बॉडी से, और पिलो इरेक्शन यानी रेजिंग ऑफ हेयर्स हो जाएगा। अब ये जो दोनों हार्मोन है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये और क्या काम करेंगे, ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, ये हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, और साथ में रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और काम क्या है इनका, हमारे हार्ट बीट को बढ़ाना, ठीक है, हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना। अब ये जो कैटिकोलामाइंस हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। देखो, अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज जब मिल जाते हैं ना, तो ग्लूकोज के मिलने से बनता है ग्लाइकोजन। तो अब अगर ग्लाइकोजन टूटेगा, तो क्या रिलीज़ होगा, ग्लूकोज रिलीज़ होगा। तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ सकता है, इस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर सकते हैं ये कैटिकोलामाइंस। ठीक है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। In addition, they also stimulate the breakdown of lipids and proteins. अब इसके साथ साथ जो कैटिकोलामाइंस हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी। तो देखो, हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तो तीनों के, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इनके ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर सकता है कैटिकोलामाइंस यानी एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, अब ग्लाइकोजन टूटेगा तो ध्यान रखना है ग्लूकोज बनेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स है हमारा। एड्रिनल कॉर्टेक्स हमने वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है।
तो भाई एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हमने क्या देखा कि पहली बात तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये अगर हमारी किडनी है तो इस किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। नंबर कितना होगा एड्रिनल ग्लैंड का? 2। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये 2 टिश्यू से बना हुआ है। पहला जो टिश्यू है यहाँ पे वो टिश्यू है सेंटर में जो प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नाम होगा एड्रिनल मेडुला, और एक टिश्यू जो बाहर प्रेजेंट है उस टिश्यू का नाम होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एक हो गया कॉर्टेक्स और दूसरा हो गया मेडुला। ध्यान क्या रखना है, जहाँ भी मेडुला वर्ड आ जाए मतलब सेंटर की बात हो रही है, कॉर्टेक्स वर्ड आ जाए मतलब पेरीफेरी या आउटर साइड की बात हो रही है। फिर हमने देखी थी एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ में क्या है कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन हो रहा है तो उस अंडर प्रोडक्शन की वजह से हो जाएगी एडिसन्स डिजीज़, और इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है, वो ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से हम फील करेंगे एक्यूट वीकनेस। ठीक है, एक्यूट वीकनेस हम फील करेंगे और साथ में बॉडी में आ जाएगी फटीगनेस। ठीक है, फटीग फील करेंगे हम, ये होती है एडिसन्स डिजीज़। फिर हमने देखा एड्रिनल मेडुला के बारे में। अब एड्रिनल मेडुला जो है यहाँ से हमें मिलते हैं 2 हार्मोन। उन हार्मोन का नाम है एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन। अब एड्रिनेलिन का एक और नाम है हमारे पास एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रिनेलिन का एक और नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब इन हार्मोन्स को मिला के हम बोलते हैं कैटिकॉल अमाइंस। ठीक है, इन हार्मोन्स को मिला के हम क्या बोलेंगे? कैटिकॉल अमाइंस बोलेंगे, या एक और नाम है इनका एमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, एमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फाइट। ठीक है, लड़ो या भागो, या तो फ्लाइट या फाइट। ये हार्मोन्स कब रिलीज़ होंगे? इमरजेंसी या स्ट्रेस के दौरान रिलीज़ होते हैं, इसीलिए हमने इनका ऐसा नाम रखा। अब जब भी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो होगा क्या? बॉडी में स्वेटिंग होने लगेगी, यानी हमें पसीने आने लग जाएंगे। दूसरा क्या होगा? पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, यानी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा होगा यहाँ पे कि हमारा प्यूपिल जो है वो प्यूपिल डायलेट कर जाएगा हमारा। नेक्स्ट फोर्थ क्या होगा कि हमारी अलर्टनेस जो होगी, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगी। साथ में ये क्या करते हैं इमरजेंसी हार्मोन? ये हमारी हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देंगे, हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। और क्या करेंगे? हमारे जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है, हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। अब ये जो इमरजेंसी हार्मोन या कैटिकोलामाइंस है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये स्टिमुलेट कर सकते हैं ब्रेक डाउन किस किस का? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। कार्बोहाइड्रेट में ये करा सकते हैं स्टिमुलेट ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को, और जब भी ग्लाइकोजन टूटता है तो हमें मिलता है ग्लूकोज। अब अगर ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बना रहा है तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी हम इनको बोलते हैं, या कैटिकोलामाइंस, जब भी बॉडी में ये रिलीज़ होते हैं, यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज़ होते हैं, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। देखो बेटा, कल ना ये वाला टॉपिक पढ़ा था, इसमें एक लाइन रह गई थी। जैसे ये जो पार्ट दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट एक्सॉन की एंडिंग है। क्या है फर्स्ट एक्सॉन की एंडिंग? बोलो। फर्स्ट एक्सॉन की एंडिंग पढ़ रही हूँ, है ना? इस एंडिंग में जब भी एक्सॉन के पास सिग्नल आएगा, सिग्नल को और क्या बोलते हैं इम्पल्स को? एक्शन पोटेंशियल। जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो यहाँ पे क्या है? वेसिकल्स। उन वेसिकल्स में क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो वेसिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड मेम्ब्रेन, है ना? और फिर वेसिकल्स जो हैं वो अपने सिक्रीशन को, वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरो ट्रांसमीटर। वेसिकल्स इस न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं। कहाँ पे रिलीज करेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये जो पार्ट हम पढ़ रहे थे, ये कौन से न्यूरॉन का था? कौन से साइनेप्स का था? केमिकल। कौन सा साइनेप्स का था? केमिकल साइनेप्स का, क्योंकि उसी में प्रेजेंट होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए गए। ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ। किसके साथ बाइंड करेंगे? रिसेप्टर के साथ। और वो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे। दूसरा जो न्यूरॉन था साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद, उस न्यूरॉन का नाम क्या था? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये रिसेप्टर जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करेंगे किसके साथ?
रिसेप्टर के साथ, और वो रिसेप्टर प्रेजेंट है ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यही बताना था कि न्यूरोट्रांसमीटर जाके जिस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं वो रिसेप्टर कौन सी मेम्ब्रेन पे है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे है। ठीक है, अब शुरू होता है सीएनएस। जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा? The brain is the central information processing organ of our body। अच्छा, CNS में क्या क्या आएगा? शुरू से बताइए। ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? ब्रेन पढ़ना है। ठीक है, तो पहले ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको प्रोसेस करने का जो मेन काम है वो किसका है? ब्रेन का। ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में? ब्रेन। ठीक है, एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यू भी पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? ब्रेन। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? ब्रेन। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। एक तो है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बीच के पार्ट आ गए, यानी एक तो ब्रेन और ब्रेन से जुड़ी हुई है स्पाइनल कोड, है ना। स्पाइनल कोड कैसे जाती है हमारी? जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है हमारी, इसमें से पास करती है स्पाइनल कोड। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेन रखा हुआ है तो ब्रेन से ऐसे नीचे कौन निकल रही है? स्पाइनल कोड। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलके बनाते हैं सीएनएस। ठीक है, तो सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कोड। और ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं जो हमारी बॉडी में फैली हुई हैं उसको बोलेंगे पीएनएस। उसको क्या बोलेंगे? पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? किनारे, है ना। यानी ब्रेन से और स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व्स निकली उन नर्व्स ने क्या बनाया? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कौन सा है हमारी बॉडी का? ब्रेन। ठीक है, सीएनएस के कितने पार्ट हैं? दो, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। उसके बाद इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनल ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, थर्मोरेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, circadian 24-hour rhythms of our body, activities of several endocrine glands and human behavior। अब ब्रेन का काम क्या क्या है वो देखना है। देखो, पहला काम है ये हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। दो वर्ड बता रखे तुम्हें, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो काम हमारी मर्जी से होते हैं, है ना, हमारे कंट्रोल में है, वो होंगे वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारे हार्ट का बीट करना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो पहला काम तो क्या है ब्रेन का कि वो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला तो क्या हो गया? बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट, दूसरा बॉडी का बैलेंस, और तीसरा आएगा वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन जो है उनके फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। वाइटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनवॉलंटरी ऑर्गन कौन से हमारे? जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गया। क्या ये हमारे मन के हिसाब से काम करते हैं कि मैं कहूंगी अब मेरी किडनी काम करना बंद कर दे और वो कर दे बंद? ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने हिसाब से चलते, इसीलिए वो क्या है? इनवॉलंटरी। कैसे हैं वो? इनवॉलंटरी हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो है उसका वॉलंटरी मूवमेंट्स पे कंट्रोल है और इनवॉलंटरी ऑर्गन के फंक्शंस पे कंट्रोल है, और साथ में वो हमारी बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है थर्मो रेगुलेशन। जहां भी थर्मो वर्ड है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी किसका है? ब्रेन का। किसका काम है? ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हंगर एंड थर्स्ट। जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, हंगर होगी और थर्स्ट होगी, इसको कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। नेक्स्ट आता है सर्काडियन रिदम ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो 24 आवर का साइकिल है कि कब हम उठते हैं, कब हम सोते हैं, ये सारे कब खाना खाते हैं, सब कुछ ये भी कौन डिसाइड करेगा? ब्रेन। तो पूरी जो 24 आवर की साइकिल है उसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। क्या बोलते हैं? सर्काडियन रिदम। वो भी कंट्रोल होती है बाय ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अब तो तुम पढ़ चुके हैं ना। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड जो रिलीज करते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जो रिलीज करते हैं हार्मोन, उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल करेगा
ब्रेन। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। बताओ क्या क्या काम देखे हमने ब्रेन के? पहला वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट के साथ ही याद कर लो कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में उनकी इनवॉलंटरी फंक्शनिंग को भी कौन मेंटेन करता है? ब्रेन। ठीक है, तीसरा बैलेंस ऑफ अवर बॉडी। फोर्थ हो जाएगा थर्स्ट और हंगर। फिफ्थ है थर्मोरेगुलेशन। सिक्स्थ सर्काडियन रिदम यानी 24 आवर साइकिल जो है हमारी वो, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज, एंड लास्ट में बचता है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। ये सारे काम जो है इनकी प्रोसेसिंग भी कौन करता है? ब्रेन। ठीक है, कौन करेगा? ब्रेन। कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, ये सब भी कौन डिसाइड करता है? ब्रेन। ठीक है, उसके बाद द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। अब जो हमारा ब्रेन है इतने सारे काम कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट रखना जरूरी है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमारे पास स्कल। क्या है हमारे पास? स्कल। ठीक है, अब उसके बाद है इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय। अब स्कल के अंदर ब्रेन कैसे कवर्ड है? ब्रेन कवर्ड है बाय क्रेनियल मेनिंजेस। किससे कवर्ड है? क्रेनियल मेनिंजेस से कवर्ड है। और इस क्रेनियल मेनिंजेस में 3 लेयर है और तीनों लेयर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 लेयर कौन कौन सी हैं? जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है ड्यूरामेटर। अब मान लो तुम अपना घर बना रहे हो, घर बनाते वक्त बाहर की बाउंड्री ज्यादा मजबूत करोगे या अंदर की? बाहर की करोगे, है ना? बाहर की ज्यादा मजबूत करोगे ताकि बाहर से कोई अटैक ना हो पाए। तो ब्रेन को भी अगर प्रोटेक्टेड रखना है तो बाहर की लेयर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब ड्यूरेबल होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना ये चीज ज्यादा ड्यूरेबल है, तो यहाँ से याद रखो कि बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? ड्यूरामेटर। बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? ड्यूरामेटर, क्योंकि बाहर ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। अब बीच वाली जो लेयर है, बीच वाली लेयर है अरेकेनॉइड। बीच वाली लेयर कौन सी है? अरेकेनॉइड। ठीक है, ये जो बीच वाली लेयर है ये बहुत थिन है। बीच वाली लेयर कैसी? बहुत थिन, क्योंकि वो बीच में है तो थिन होगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या था? ड्यूरामेटर। बीच वाली लेयर अरेकेनॉइड। थिन होगी या थिक होगी? थिन होगी। ठीक है, उसके बाद आता है जो सबसे अंदर वाली लेयर है। अंदर वाली लेयर है पियामेटर। अंदर वाली लेयर कौन सी है? पियामेटर। ठीक है, विच इज इन कांटेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। ये वो लेयर है जो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में है। जैसे है क्या? बाहर हमारी स्कल है। ठीक है, अब स्कल जो है, स्कल में अंदर की साइड पहली लेयर होगी ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद अरेकेनॉइड। अरेकेनॉइड के बाद पियामेटर, और पियामेटर के अंदर फिर प्रेजेंट है ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? पियामेटर। किसके कांटेक्ट में है? पियामेटर के कांटेक्ट में ब्रेन टिश्यू। अब ब्रेन को डिवाइड किया हुआ 3 मेजर पार्ट्स में। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 मेजर पार्ट कौन से ब्रेन के? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, चलो लिखो इतना पहले। बताओ टॉपिक क्या हमारा? सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना? अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सीएनएस, इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से 2 पार्ट? ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उन नर्व्स का नाम क्या होगा? क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलेंगी उनका नाम स्पाइनल नर्व्स। बताना इनमें कौन से न्यूरॉन होते हैं? कौन से नर्व फाइबर होंगे इनमें? माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड? इनके अंदर कौन से एक्सोन होते हैं? माइलिनेटेड, है ना? यानी उनमें श्वान सेल्स होंगे और श्वान सेल्स सिक्रीट करेंगे माइलिन शीथ। ठीक है, अब ब्रेन की बात करते हैं भाई। हमारी बॉडी में जो मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है वो कौन सा है? ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन क्या है हमारा? मेन या सेंट्रल, बोलो मेन या सेंट्रल। यहाँ पे क्या होती है? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, है ना? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। उसके बाद जो ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ कौन सा सिस्टम?
कमांड एंड control. कंट्रोल सिस्टम, है ना। ब्रेन को क्या बोलते हैं? Command कमांड एंड control system. कंट्रोल सिस्टम। अब ब्रेन के काम देखने क्या क्या है, बताओ। पहला काम क्या पढ़ा हमने? Control. हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। दूसरा, Involuntary organs की वाइटल ऑर्गन्स की इनवॉलेंटरी functions. फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ Balance. हमारी बॉडी के बैलेंस में काम आता है इसका। नेक्स्ट, Thermoregulation. थर्मो रेगुलेशन, मतलब हमारी बॉडी के Temperature. टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, है ना। उसके बाद Hunger. Thirst. हंगर और Thirst. नेक्स्ट, Circadian rhythm of our body. हाँ, मतलब 24 आवर साइकिल जो हमारी उसको भी रेगुलेट करता है ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं? हॉर्मोन्स, ठीक है। उसके बाद क्या था? Human behavior. हाँ, ह्यूमन बिहेवियर। इतना ही थे या और कुछ रह गया? Vision. ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद जो हम देखते हैं, है ना, विजन हो गया। Hearing. हाँ, विजन के बाद हियरिंग और स्पीच। हियरिंग मतलब सुनना, स्पीच मतलब बोलना, जो हम बोलते हैं, है ना, जो हमें याद रहता है, यानी हमारी मेमोरी, और मेमोरी से रिलेटेड है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, Emotion. हाँ, हमारे इमोशंस और थॉट्स, ठीक है। ये सारे काम किसके हैं? Brain. Circadian rhythm कोई diurnal cycle बोलते हैं. देखो अर्शिता, एक तुम लोगों ने ये सुना होगा नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? नाइट में काम करने वाले, है ना। डायर्नल हम किसको बोलेंगे? जो दिन में काम करते हैं, ठीक है। हम काम दिन में करते हैं, हम सोते रात को, ठीक है। लेकिन हमारा उल्टा है, हम आजकल नॉक्टर्नल बने हुए हैं, है ना। तो डायर्नल मतलब जो दिन में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है वो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, उसको मेंटेन करता है कौन सा ग्लैंड? मेलेटोनिन हार्मोन और पीनियल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद भी था कुछ इसमें, जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन को प्रोटेक्शन मिली हुई है। किससे प्रोटेक्शन मिली है? स्कल से। ब्रेन को किसने प्रोटेक्ट किया है? स्कल ने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। अब ये जो स्कल है, इसकी 3 लेयर हैं। इस स्कल की जो पहली लेयर है यहाँ पे, पहली लेयर का नाम बताना। पहली लेयर का नाम क्या होगा? ड्यूरामेटर, ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो थिन है, उस लेयर का नाम क्या है? अरेकेनोइड। ये मत भूलना बस, और तुम भूलोगे मेरे को पता है। बीच वाली लेयर कौन सी है? अरेकेनोइड, है ना। और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? पियामेटर। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? पियामेटर। और ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में कौन सी लेयर होती है? पियामेटर होती है इसके कांटेक्ट में, ठीक है। इतना ही था ना यहाँ तक? 3 पार्ट हैं। ब्रेन इज कवर्ड बाय। हाँ, ये तो देख लिया। अब जो 3 पार्ट है तुम्हारे पास ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन से जो अब हमें पढ़ने हैं? पहला पार्ट है फोर ब्रेन। पहला पार्ट क्या है? फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट मिड ब्रेन, और लास्ट पार्ट होगा हाइंड ब्रेन। देखो भाई, ब्रेन में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आएगा? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। अब ह्यूमन ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वो किसने बनाया हुआ है? सेरिब्रम, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट किसने बनाया हुआ है? सेरिब्रम ने, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसके कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? सेरिब्रम और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वो किसने बनाया हुआ है? सेरिब्रम ने, ठीक है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम। अब ये वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छे से समझना।
A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed the left and right cerebral hemisphere. अब क्या हुआ, एक डीप क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब होता है गड्ढा, क्लेफ्ट मतलब गड्ढा, ठीक है। तो एक डीप क्लेफ्ट है, उसने क्या किया, इस सेरिब्रम को डिवाइड कर दिया, और कौन से डायरेक्शन में डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनली। इस डीप क्लेफ्ट ने हमारे सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कौन से डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनली। और अब ये जो दो पार्ट बने हैं इनको हम बोलेंगे हेमिस्फेयर। ये सेरिब्रम के हेमिस्फेयर है, इसीलिए इनको हमने बोला सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट में बना वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और जो राइट में बना वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। अब ये जो दोनों हेमिस्फेयर हैं ये कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। किससे कनेक्टेड है, कॉर्पस कैलोसम से। कॉर्पस कैलोसम क्या है, ये एक ट्रैक्ट है, क्या है, ये एक ट्रैक्ट, और वो ट्रैक्ट किसका बना हुआ है, नर्व्स फाइबर से, ठीक है। तो पहली बात तो कॉर्पस कैलोसम एक ट्रैक्ट है, और वो ट्रैक्ट किसकी बनी हुई है, नर्व फाइबर्स की बनी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के तीन पार्ट है, कौन कौन से, सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। मेजर पार्ट हमारे ब्रेन का कौन बनाता है, सेरिबेलम बनाता है। अब सेरिबेलम जो है उसमें से एक डीप क्लेफ्ट पास करता है, उस डीप क्लेफ्ट ने हमारे सेरिब्रम को कितने पार्ट्स में बांट दिया, दो पार्ट्स में। कौन से दो पार्ट, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड हैं बाय कॉर्पस कैलोसम। किससे कनेक्टेड है, बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम एक ट्रैक्ट है, और वो ट्रैक्ट बना हुआ है नर्व फाइबर्स का। अब द लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अब कुछ सेल्स की ना लेयर बनी हुई है, उस लेयर ने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कवर करके रखा है, और इस लेयर का नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस लेयर का नाम क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। इसका मतलब क्या है कि ये लेयर जो है ना ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, इस लेयर के अंदर बहुत सारे फोल्ड बने हुए हैं, और ये फोल्ड प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक लेयर से कवर्ड है, और लेयर किसकी बनी हुई है, सेल्स की। लेयर किसकी बनी हुई है, सेल्स की, और इस लेयर का नाम हमने रख दिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लेयर का नाम हमने क्या रख दिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स स्मूथ नहीं है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या बने हुए, बहुत सारे फोल्ड बने हुए हैं, और वो फोल्ड कैसे हैं, प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली विजिबल है। The cerebral cortex is referred to as the gray matter. Cerebral cortex को हम बोलते हैं ग्रे मैटर। कितने स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर बोलेंगे। क्यों बोलते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि इसकी अपीयरेंस कैसी है, ग्रेइश, ठीक है। कैसा है इसका कलर, ग्रे कलर है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया ग्रे मैटर, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। अब इसका ग्रे कलर क्यों आया, क्योंकि हमें पता है न्यूरॉन के टोटल कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट। न्यूरॉन के कितने पार्ट, तीन पार्ट, डेंड्राइट, एक्सोन और सेल बॉडी। डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। अब जो सेल बॉडी है ना वो सेल बॉडी इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इकट्ठी हो रखी है। बहुत सारी सेल बॉडी क्या पार्ट है ये, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सॉरी, बहुत सारी सेल बॉडी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इकट्ठी होगी, इसीलिए इसका कलर कैसा आया, ग्रे। इसीलिए इसका कलर आया ग्रे, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन की सेल बॉडीज इकट्ठी होगी, और उनके इकट्ठे होने की वजह से इसका कलर आया ग्रे। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है मोटर एरियाज, sensory areas and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function, ठीक है। cerebral cortex में तीन एरिया हैं। पहला एरिया कौन सा होगा, मोटर एरिया, दूसरा एरिया सेंसरी एरिया, और तीसरा बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो ना तो क्लियरली मोटर है और ना ही सेंसरी, ठीक है। उसके बाद these regions are called as association areas। अब ऐसा रीजन जो कि ना तो क्लियरली सेंसरी और ना मोटर है, इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन एरिया। ये जो एरियाज हैं इनको क्या बोलेंगे, ये जो रीजन है लार्ज रीजन, इनको क्या बोला, एसोसिएशन एरिया, जो ना क्लियरली मोटर है ना क्लियरली सेंसरी। अब एसोसिएशन एरियाज का काम क्या क्या है, इनके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है। जैसे पहला है इंटरसेंसरी एसोसिएशन। पहला क्या है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन।
दूसरा है मेमोरी और तीसरा है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो 3 काम है एसोसिएशन एरिया के। पहला काम क्या है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन। पहला क्या है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन। अब इंटर सेंसरी एसोसिएशन का मतलब क्या है? जैसे सेंसरी फंक्शन है तो, ठीक है, अब सेंसरी फंक्शन 2 हैं, उनको अगर लिंक कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर सेंसरी एसोसिएशन। दूसरा क्या हो जाएगा? मेमोरी। मेमोरी का तो तुम्हें पता ही है। और लास्ट क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका काम क्या क्या है? एसोसिएशन एरिया का काम क्या क्या? पहला इंटर सेंसरी एसोसिएशन, दूसरा मेमोरी, तीसरा हो जाएगा कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट। कौन सी ट्रैक्ट? एक ही ट्रैक्ट पढ़ाई है अब तक, नाम क्या था? कॉर्पस कैलोसम। उस ट्रैक्ट के जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद माइलिन शीट। जो कॉर्पस कैलोसम ट्रैक्ट है हमारी, वो किसकी बनी हुई थी? फाइबर्स की, है ना। वो जो फाइबर्स है वो कवर्ड है माइलिन शीट से। किससे कवर्ड है? माइलिन शीट से। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इस माइलिन शीट ने क्या बना दिया? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट बना दिया। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाहर जो लेयर है, उस लेयर का नाम तो क्या दिया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना। सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उसकी बाहर की लेयर का नाम तो क्या दिया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अंदर वाली जो लेयर है वो है माइलिन शीट। अंदर वाली लेयर क्या है? माइलिन शीट है। ठीक है, दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर। अब इसकी वजह से, इन फाइबर्स की वजह से कलर कैसा आता है? ओपेक व्हाइट। कलर कैसा आता है? ओपेक व्हाइट आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। देखो, हमारा ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो है उसके भी 3 पार्ट। कौन कौन से? सेरिबेरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब जो सेरिबेरम है हमारे पास, वो मेजर पार्ट बनाता है हमारे ब्रेन का। फिर सेरिब्रम में बीच में एक डीप क्लेफ्ट आया, उस डीप क्लेफ्ट ने हमारे सेरिब्रम को कितने पार्ट्स में बांट दिया? 2 पार्ट्स में। एक होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक होगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये जो पूरे हेमिस्फीयर हैं, ये बाहर से कवर होते हैं एक लेयर से। उस लेयर का नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लेयर का नाम क्या? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों? क्योंकि इसका कलर कैसा है? ग्रे। इसका कलर ग्रे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड है, बहुत सारी सेल बॉडी इकट्ठी हो गई, इसीलिए इसका कलर आया ग्रे। ठीक है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बाहर वाली लेयर तो कौन सी है? ग्रे मैटर। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो अंदर की साइड लेयर होती है, जैसे ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमारा, ठीक है, इसमें बाहर वाली लेयर तो क्या होगी? ग्रे मैटर। अंदर वाली लेयर होगी व्हाइट मैटर। अंदर वाली लेयर क्या होती है? व्हाइट मैटर। इसको व्हाइट मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी ट्रैक्ट थी ना, ट्रैक्ट किसकी बनी हुई थी? कॉर्पस कैलोसम फाइबर्स की, नर्व फाइबर्स की, है ना। वो कवर्ड होती है, किससे कवर्ड होती है? माइलिन शीट से। उसी माइलिन शीट से ये अंदर की साइड कवर्ड है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसका कलर आता है कैसा? ओपेक व्हाइट। इसीलिए हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाहर है ग्रे मैटर और अंदर की साइड है व्हाइट मैटर। अंदर की साइड क्या है? व्हाइट मैटर। The cerebrum wraps around a structure. अब जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम ने एक स्ट्रक्चर को रैप कर रखा है। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रक्चर, इसको मैंने ऐसे रैप कर लिया, ठीक है। तो सेरिब्रम ने एक स्ट्रक्चर को रैप किया और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? थैलेमस। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? थैलेमस। इसको रैप किसने करके रखा है? सेरिब्रम ने। ठीक है, अब थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। जो हमारी बॉडी में सेंसरी सिग्नलिंग होती है या मोटर सिग्नलिंग होती है, उसको कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? थैलेमस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मतलब उनके बीच में तालमेल लगवाता है। किस किस के बीच में? सेंसरी सिग्नलिंग और मोटर सिग्नलिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम है। किसका काम है? थैलेमस का। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब लास्ट पार्ट है जो फोर ब्रेन का, वो क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। देखो, सबसे पहले सेरिब्रम ने रैप करके रखा है किसको? थैलेमस को। सेरिब्रम ने रैप किया थैलेमस को, और थैलेमस के बेस में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम के बेस में क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे सेंटर जो कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग को और ड्रिंकिंग को। ये नीट में क्वेश्चन भी आता है एक बार।
कि हमारी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारी पानी या कोई भी ड्रिंक पीने की इच्छा है या फिर कुछ भी खाने की इच्छा है, उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट हैं और वो सेंटर कंट्रोल करते हैं पहली बात हमारे बॉडी टेम्परेचर को, यानी थर्मो रेगुलेशन, दूसरा हंगर और तीसरा थर्स्ट। ठीक है, आज मतलब इच्छा। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। पढ़ा था ना हमने, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। तो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप, और ये ग्रुप क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन। इन हार्मोन्स को क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, या तो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये लाइन तो आ गई होगी समझ, है ना। लास्ट क्या है? द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus etc. form a complex structure called the limbic lobe or limbic system. अब आता है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। यहाँ पे एक वर्ड है अमाइगडाला। अमाइगडाला क्या होता है? जैसे हम यूं नहीं कहते कि बादाम खाओ या अखरोट खाओ, वो क्यों खाते हैं? क्योंकि वो सब खाने से हमारा अमाइगडाला जो है वो हेल्दी रहता है, और जिसका अमाइगडाला जितना हेल्दी होगा उसकी ब्रेन पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली वो खा के हम इसको हेल्दी रखते हैं। तो जो इनर पार्ट है, किसके इनर पार्ट? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, और उसके साथ जुड़े हुए कुछ डीप स्ट्रक्चर। ये डीप स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। कौन कौन से? अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये बनाते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाते हैं? लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है, एक तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर वाले पार्ट, और दूसरा एसोसिएटेड डीप एरियाज। ये एसोसिएटेड डीप एरियाज कौन कौन से हैं? अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब किस किस से बना हुआ है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट और अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस क्या है? डीप स्ट्रक्चर्स जो कि जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट्स के साथ। अलोंग विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ साथ इट इज इन्वॉल्वड इन कौन? लिम्बिक सिस्टम। किस किस में इन्वॉल्वड है? पहला रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। कोई भी अगर हमारा इमोशनल रिएक्शन है उसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, इन सब को हम एक्सप्रेस अगर करना चाहते हैं तो उसमें दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट है, पहला तो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम और दूसरा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इमोशनल रिएक्शन, अच्छा दूसरा क्या आ गया? सेक्सुअल बिहेवियर। इसको भी कंट्रोल करेगा कौन? हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। इमोशनल रिएक्शंस में क्या क्या आ सकता है? एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और फियर। ठीक है, और लास्ट में थर्ड क्या है? मोटिवेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, दूसरा हो गया इमोशनल रिएक्शन, और थर्ड है मोटिवेशन। ठीक है, इनको कंट्रोल करेगा कौन? हाइपोथैलेमस और लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। क्लियर है? इतना लिखे, निकाल लो इनको। बस अब तो 10 मिनट का मुश्किल से ब्रेन में पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? फोरब्रेन। फोरब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिबेरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले देखेंगे सेरिबेरम। सेरिबेरम क्या करता है? हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। तो हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट किसने बनाया हुआ है? सेरिबेरम ने। ठीक है, फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। उसके बाद सेरिबेरम जो है यहाँ से पास किया एक डीप क्लेफ्ट। क्या पास किया? एक डीप क्लेफ्ट। इस डीप क्लेफ्ट ने डिवाइड कर दिया सेरिब्रम को कौन से डायरेक्शन में? लॉन्गिट्यूडनली। कैसे डिवाइड किया? लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। उन दो पार्ट्स का नाम क्या है? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर।
अब ये राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? कॉर्पस कैलोसम से। किससे कनेक्टेड है? कॉर्पस कैलोसम से। और कॉर्पस कैलोसम है क्या? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। क्या है ये? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ये जो ट्रैक्ट है नर्व फाइबर्स की कौन सी शीट से कवर्ड है? माइलिन शीट। इसके पास कौन सी शीट होगी? यहाँ पे होगी माइलिन शीट। अब ये जो माइलिन शीट है कैसा कलर देती है? यहाँ पे ना माइलिन शीट देती है ओपेक व्हाइट कलर। इसीलिए इस एरिया को हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। क्या बोलेंगे इसको? व्हाइट मैटर बोलेंगे। कॉर्पस कैलोसम के बाहर होती है। हाँ, कॉर्पस कैलोसम को कवर करके रखा है इस लेयर ने। किसने? व्हाइट मैटर ने। ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई है? माइलिन शीट की बनी हुई है। तो व्हाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर की साइड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाहर से कवर्ड है ना, लेयर ऑफ सेल्स से। किससे कवर्ड है? लेयर ऑफ सेल्स से। इस लेयर ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक और नाम क्या है? ग्रे मैटर। क्या नाम दिया इसको? ग्रे मैटर। इसको हमने ग्रे मैटर नाम क्यों दिया? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी है इसकी? ग्रेइश। क्यों है ग्रेइश अपीयरेंस इसकी? क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड है, बहुत सारी सेल बॉडी इकट्ठी हो रखी हैं। फिर क्या था? हाँ, किसके अंदर प्रेजेंट है ये एरियाज? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। किसकी बात कर रहे हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 टाइप के एरिया है। कितने एरिया है? 3। पहला जो एरिया है वो कौन सा है? मोटर। पहला एरिया कौन सा है? मोटर एरिया। दूसरा एरिया कौन सा है? सेंसरी एरिया। दूसरा एरिया कौन सा है? सेंसरी एरिया। और लास्ट एरिया ऐसा है जो हमें नहीं पता कि वो मोटर है या सेंसरी है। ठीक है, लास्ट कौन सा है? मोटर या सेंसरी, हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब जिस रीजन के बारे में हम कंफर्म नहीं है कि ये मोटर है या सेंसरी है, उसका नाम हमने दे दिया। क्या नाम दे दिया? एसोसिएशन एरिया। क्या नाम दिया? एसोसिएशन एरिया। अब एसोसिएशन एरिया के इन्होंने 3 काम दिए। कितने काम दिए? 3। ये 3 काम कौन कौन से? पहला क्या था? इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इंटरसेंसरी एसोसिएशन। दूसरा काम क्या था? मेमोरी। दूसरा काम क्या है? मेमोरी। और तीसरा? कम्युनिकेशन। तीसरा क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रे मैटर होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाहर की साइड और व्हाइट मैटर होगा अंदर की साइड, है ना। उसके बाद क्या था भाई कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ने रैप करके रखा है। सेरिब्रम ने किसको रैप करके रखा है? थैलेमस। सेरिब्रम ने किसको रैप करके रखा है? थैलेमस को। थैलेमस का क्या काम बताया गया? बीच में थैलेमस जो है वो कोऑर्डिनेशन करवाएगा किस किस के बीच में? कि मिलजुल के काम करो, ये बोलेगा। कोऑर्डिनेशन करवाएगा किस किस के बीच में? सेंसरी एंड मोटर एरिया। सेंसरी और मोटर एरियाज के बीच में कोऑर्डिनेशन कराता है कौन? थैलेमस। हाँ, क्या रह गया भूमिका? ये माइलिन शीट वाला बता दिया, वो मैंने ऊपर बता दिया। उसके बाद क्या आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? थैलेमस के बेस में। थैलेमस के बेस में क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या काम है इसका? पहला, थर्मो रेगुलेशन, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पहला काम तो क्या हो गया? थर्मो रेगुलेशन। दूसरा काम क्या होगा?
दूसरा काम होगा कि जो हमें हाँ भूख लगती है या प्यास लगती है ना, ईटिंग और ड्रिंकिंग, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। अच्छा अब लास्ट आता है लिम्बिक लोब या बॉडी टेम्परेचर बोलते हाँ बॉडी टेम्परेचर थर्मोरेगुलेशन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। secretory cells। हाँ किसके अंदर? हाइपोथैलेमस के अंदर। अब हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरो secretory cells। सिक्रीटरी सेल्स। सेल्स। ये ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई का काम है रिलीज करना। क्या रिलीज करेंगे? हॉर्मोन्स। उन हॉर्मोन्स को हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ठीक है। फिर क्या था? इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लिम्बिक सिस्टम। हाँ फिर क्या है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसके इनर पार्ट्स, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के जो इनर पार्ट्स होंगे, इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर किसके साथ मिलके? अमाइगडाला हाँ अमाइगडाला और associated structures। अमाइगडाला और Hippocampus। हिप्पोकैम्पस इसके साथ मिलके ये बनाते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। सिस्टम। और ये दोनों क्या हैं? डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है ना। अब लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम जो है ये किसके साथ मिलके? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके तीन चीजों को कंट्रोल करता है। पहला क्या आएगा? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल पहला आएगा सेक्सुअल बिहेवियर। दूसरा इमोशनल रिएक्शंस। इमोशनल रिएक्शंस। तीसरा मोटिवेशन। ठीक है। तीसरा मोटिवेशन। इमोशनल रिएक्शंस में क्या क्या आ जाएगा? एक्साइटमेंट और फियर और रेज। रेज क्या होता है? गुस्सा। और प्लेजर। और भी था कुछ? नहीं। ये था फोर ब्रेन। कुछ रह तो नहीं गया ना फोर ब्रेन में? पोज करो बंदा। ब्रेन था, ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है वो लोकेटेड है बिटवीन द थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। देखो जो पोन्स रीजन है ना वो रीजन है हाइंड ब्रेन का। ठीक है। हाइंड ब्रेन में एक रीजन आता है, नाम क्या है? पोन्स। पढ़ेंगे अभी आगे। तो हाइंड ब्रेन का तो पोन्स और फोर ब्रेन का थैलेमस या हाइपोथैलेमस, इनके बीच में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बीच में? मिड ब्रेन। ठीक है। तो मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है। फोर ब्रेन का तो कौन सा पार्ट? थैलेमस या हाइपोथैलेमस। और हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? पोन्स। ठीक है। इनके बीच में है मिड ब्रेन। अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वेडक्ट passes through the मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में से कैनाल पास करती है और उस कैनाल का नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। कैनाल का नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है। A dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swellings या lobes called corpora quadrigemina। अब जो मिड ब्रेन का डोर्सल पोर्शन है, जैसे ये मिड ब्रेन है तो मिड ब्रेन में ये पोर्शन होगा वेंट्रल और ये पोर्शन होगा डोर्सल। तो मिड ब्रेन का जो डोर्सल पोर्शन है उसमें प्रेजेंट है चार स्वेलिंग। क्या प्रेजेंट है? चार स्वेलिंग। स्वेलिंग बोलो या लोब्स बोलो। इनका नाम क्या है? इन लोब्स का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जहां भी क्वाड वर्ड आता है ना, क्वाड का मतलब होता है चार। क्वाड मतलब चार। तो जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन की कौन सी साइड पे? डोर्सल साइड पे। मिड ब्रेन की कौन सी साइड पे? डोर्सल साइड पे। कितने लोब प्रेजेंट हैं? चार लोब। इन चार लोब का नाम क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है। तो ब्रेन स्टेम किस किस से मिलके बना है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ब्रेन स्टेम किस किस से मिलके बना है?
मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन छोटा सा था, मिड ब्रेन में क्या है, लोकेशन पहली बात तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है। फोर ब्रेन का तो कौन सा पार्ट, थैलेमस या हाइपोथैलेमस, और हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, पोन्स। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, पोन्स। इनके बीच में प्रेजेंट है हमारा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन से पास करती है कैनाल, उस कैनाल का नाम क्या है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। कैनाल का नाम क्या है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। अब जो हमारा मिड ब्रेन है, उस मिड ब्रेन की कौन सी साइड पे, डोर्सल साइड। डोर्सल साइड पे। डोर्सल साइड पे कितनी स्वेलिंग है, चार स्वेलिंग। क्या नाम है इन स्वेलिंग्स का, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या नाम है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ब्रेन स्टेम किस किस से मिलके बना है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से। अब लास्ट आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट है, तीन। पहला पार्ट है पोन्स। पहला पार्ट कौन सा है, पोन्स। दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। देखो सेरिबेलम तो आता है हाइंड ब्रेन में और सेरिब्रम आता है फोर ब्रेन में। सेरिब्रम आएगा फोर ब्रेन में और सेरिबेलम आएगा हाइंड ब्रेन में। ठीक है, तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। पढ़ चुके ना कई बार मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला का एक और नाम क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये तीनों पार्ट है हाइंड ब्रेन के। अब पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स that interconnect different regions of the brain. ब्रेन के जो अलग अलग रीजन है, ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को जोड़ने का काम है पोन्स का। किसका काम है, पोन्स का। और पोन्स बना हुआ है फाइबर ट्रैक्ट्स से। पोन्स किससे बना हुआ है, फाइबर ट्रैक्ट्स से। काम क्या है इसका, ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को इंटरकनेक्ट करना। फिर आता है सेरिबेलम। Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for more neurons. अब सेरिबेलम जो है ना वो स्मूथ नहीं है। सेरिबेलम की जो सरफेस है वो कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब उसमें बहुत सारे डिप्रेशंस या बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर जैसे हम देखते विलाई है, विलाई निकली हुई है, क्यों निकलती है, ताकि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाए, है ना। तो यहाँ पे भी जो सेरिबेलम की सरफेस है वो कॉन्वोल्यूटेड है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन वहां पे आ सके, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सेरिबेलम की सरफेस कैसी है, कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, क्यों है, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन वहां पे आ सके। लास्ट बचता है मेडुला या मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब मेडुला जो है ब्रेन का वो जुड़ा हुआ है स्पाइनल कोड से। ठीक है, तो जैसे ब्रेन है, ब्रेन के बाद नीचे क्या निकलती है, स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड से ब्रेन का कौन सा पार्ट अटैच है, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में भी कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला कंटेन सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर कुछ सेंटर प्रेजेंट है। उन सेंटर्स का काम क्या है, पहली बात वो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। याद हो तो पढ़ा था हमने, है ना, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में कुछ सेंटर है जो कंट्रोल करेंगे किसको, रेस्पिरेशन को। दूसरा वो कंट्रोल करते कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को। और तीसरा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। गैस्ट्रिक वर्ड जहां भी आए मतलब स्टमक की बात हो रही है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में कुछ सेंटर्स हैं, किस किस के लिए, हाइंड ब्रेन पढ़ रहे हैं। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट है। कौन कौन से हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, या मेडुला बोलो सिर्फ। ठीक है, सबसे पहले पोन्स के बारे में देखा हमने। पोन्स का काम क्या है कि ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना, वो काम किसका है, पोन्स का। ठीक है, दूसरा था सेरिबेलम। सेरिबेलम की जो सरफेस है वो है कॉन्वोल्यूटेड। क्यों है कॉन्वोल्यूटेड, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन वहां पे आ सके। और थर्ड है मेडुला। मेडुला जो है ये वो पार्ट है ब्रेन का जो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कोड से। ठीक है, उसके बाद जो मेडुला है उसके पास सेंटर प्रेजेंट है, किस किस के लिए, पहला रेस्पिरेशन के लिए, दूसरा कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स के लिए और तीसरा गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के लिए। ठीक है, अब तीन लाइन और है इसमें देखो। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। हमने ऊपर देखा था कि ब्रेन स्टेम जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है वो इन्होंने बता दिया। हाइंड ब्रेन के पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो हम या तो यूं बोल लें कि ब्रेन स्टेम बना हुआ है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से, या हम यूं बोल लें कि ब्रेन स्टेम बना है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा से। एक ही बात है। ठीक है, ब्रेन स्टेम किससे बना है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से। और हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्रेन स्टेम में इंक्लूडेड नहीं है, सेरिबेलम। कौन सा, सेरिबेलम।
एक लाइन दी है कि ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब ब्रेन स्टेम का काम क्या है? जो हमारा ब्रेन है और जो हमारी स्पाइनल कोड है उनके बीच में कनेक्शन बनाता है ब्रेन स्टेम। कौन बनाता है कनेक्शन? ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम बना किससे है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से। ब्रेन स्टेम का काम क्या है? ये कनेक्शन बनाएगा किस किस के बीच में? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में। ठीक है, ये था भाई हमारा चैप्टर।